ओके, लेट्स बिगिन देन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन जावा में? आई थिंक लास्ट सेशन जो अपना डिस्कशन चल रहा था, अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वेरार्ग, राइट? तो वेरार्ग मेथड के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था। अपन ने देखा था वेरार्ग मेथड क्या होता है, तो फिगर आउट किया था अपन ने कि 1.5 वर्जन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। शुरू से जावा के साथ था नहीं, ये 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पीछे रीजन ये था कि 1.4 वर्जन तक कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 1.5 वर्जन में वेरार्ग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? तो कल अपन ने देखा था क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी। क्विकली अगर रिवाइज करें तो 1.4 वर्जन तक अगर मेथड के आर्गुमेंट चेंज हो रहे थे तो हमेशा अपने को क्या करना पड़ रहा था, नई मेथड बनानी पड़ रही थी, राइट? जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द कोड बढ़ रहा था, रीडेबिलिटी डाउन हो रही थी। तो उसका सॉल्यूशन 1.5 वर्जन में क्या लॉन्च हुआ? एक्चुअली वेरार्ग मेथड लॉन्च हुआ, राइट? किस तरीके चलता है वेरार्ग मेथड? क्या अपन वेरार्ग पैरामीटर और नॉर्मल पैरामीटर को मिक्स कर सकते हैं? ईच एंड एवरीथिंग ये अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था, कल लास्ट सेशन में, राइट? चलो अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कुछ चीजें और है वेरार्ग में जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। एक दो चीजें, जैसे पहले तो एक बहुत बेसिक चीज है वेरार्ग में जो अपन जानने के ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं कल के एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जो लास्ट में अपन ने एग्जाम्पल देखा था, अगर अपन इसकी बात करें, जस्ट ए मोमेंट, अगर अपन इसकी बात करें, ये जो लास्ट में अपन ने कल एग्जाम्पल देखा था जहां पे बात की थी अपन ने वेरार्ग मेथड की, और लास्ट एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या बोला था? अगर कभी भी नॉर्मल और वेरार्ग के बीच में क्लैश हुआ तो प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है? नॉर्मल को। क्योंकि आपको पता है वेरार्ग मेथड क्यों आया था? नॉर्मल मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आया था, राइट? तो जब तक काम नॉर्मल से हो सकता है, पहली प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? नॉर्मल के पास। और अगर नॉर्मल से काम नहीं हो सकता तो फिर प्रायोरिटी किसके पास जाने वाली है? वेरार्ग के पास, राइट? ओके, सो यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जैसे सपोज करो, मान लो ये है, आपको पता है इसको कैसे भी कॉल करवाओगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि अभी ये जस्ट यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो अपने पास जो एड मेथड है वो कैसा पैरामीटर ले रही है? वेरार्ग पैरामीटर, राइट? वेरार्ग पैरामीटर मतलब इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओगे ये वाली मेथड आप कॉल कर सकते हो, राइट? तो जैसे यहाँ पे एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करवा रहे तब भी ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी, क्योंकि जीरो भी वैलिड रहता है, राइट? क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो ये वेरार्ग पैरामीटर आपने लिखा है ना, किस तरीके से लिखा है आपने? डेटा टाइप का नाम, उसके बाद एग्जैक्टली 3 डॉट 1 2 3 और उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम। मैं जस्ट आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन आपने लिख रखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आप कैसे भी लिखिए, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैं जस्ट नीचे लिख रहा हूँ ऐसे ही, अभी मैंने ऐसा लिख रखा इंट, उसके बाद डॉट 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 एक स्पेस देके एक्स, राइट? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंट डॉट 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 कुछ भी स्पेस मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज फाइन। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंट यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेस दू डॉट 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 एक्स, दिस इज ऑल्सो वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो आप किसी भी पैटर्न में इसको लिख सकते हैं, बस खाली ये ध्यान रखना कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये ऊपर वाले तीनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ लाइक एक डॉट उसके बाद स्पेस देके दो डॉट, राइट? या फिर आपने ऐसा किया कि यहाँ पे डॉट एक्स और उसके बाद इसके पीछे दो डॉट, दिस इज नॉट वैलिड। तो ध्यान रखना। कुल मिला के मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक्चुअली कि क्या करने वाला है आपका जब भी कंपाइलर इसको चलाएगा, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, नीचे वाले दोनों क्या है? इनवैलिड, राइट? तो एक्चुअली ये जो आपके पास 3 डॉट जो आपको दिख रहे हैं ना, इसको ओरिएंटेशन आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर के तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके बीच में स्पेस देनी है। आप चाहो तो मत दो स्पेस, देन आल्सो इट इज वैलिड। आप चाहो तो ये 3 डॉट एक्स के आगे लिख लो इधर स्पेस देके, दैट इज आल्सो वैलिड। क्योंकि कुल मिला के ये जो 3 डॉट लगा रहे हैं ना, सी इंडिकेशन जा रहा है कि कौन सा पैरामीटर है? वेरार्ग। और जो आगे आपने लिख रखा इंट, और ये इससे ये इंडिकेशन जा रहा है कि कौन सा डेटा टाइप, राइट? तो जैसे इंट ये लिखने का मतलब इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट, इंट तरीके कितने भी आर्गुमेंट। जस्ट ये बात है कि जो 3 डॉट है वो 3 डॉट एक साथ जब भी आते हैं ना, तो ये इंडिकेशन देते हैं एक्चुअली कि यहाँ पे ये कौन सा आर्गुमेंट है? वेरार्ग आर्गुमेंट, राइट? तो इसको इस वे में आप नहीं कर सकते कि एक आगे दो पीछे और इस तरीके से। अगर ये करोगे तो फिर क्या आने वाली है? एरर आने वाली, राइट? सो दैट इज अ सीन। ये सारे वैलिड कॉम्बिनेशन, ये बहुत जनरल सा पॉइंट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डिस्कस किया है। अब वेरार्ग के रिगार्डिंग दो क्रिटिकल पॉइंट, 3 क्रिटिकल पॉइंट बचते हैं। एक होता है ओवरलोडिंग, राइट? अभी आपको नहीं पता ओवरलोडिंग क्या होता है क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया ही नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरलोडिंग। सेकंड होता है, एक होता है इनहेरिटेंस, राइट? और एक होता है आपका ओवरराइडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअली इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और किस तरीके से मैंने आपको आंसर देना बताया, और मैंने इवन आपको बोला था उस तरीके से आंसर दोगे तो वो आपके इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन होगा।
इवन मैंने स्टोरी भी बताई थी उसके साथ, राइट। सेम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी कैटेगरी का मान सकते हो एक क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करेंगे, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और यहां पर भी मैं बताऊंगा कि लोग किस तरीके से आंसर देते, आपको अगर एक्सपर्ट लेवल पे आंसर देना ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको कैसे आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, अपन डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों के रिगार्डिंग अपने को एक बार वेरार्ग भी डिस्कस करना पड़ेगा। जब अपन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक पॉइंट होगा कि अपन वेरार्ग मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते या नहीं, राइट। तो वहां पे एक पॉइंट होगा यस या नो में, उसका आंसर होगा कर सकते तो क्यों, नहीं कर सकते तो उसके पीछे रीजन क्या है, वी विल डिस्कस। जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे क्या वेरार्ग मेथड इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, और उसके रिगार्डिंग अपन जानने के ट्राई करेंगे इसका आंसर क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। जब ओवरराइडिंग पढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन बनेगा क्या वेरार्ग ओवरराइडिंग में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, और इसके रिगार्डिंग भी अपन फर्दर पता करेंगे कि वेदर ओवरराइडिंग क्या होता है, पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं इन तीनों पॉइंट के रिगार्डिंग वेरार्ग के बारे में, ये 3 पॉइंट अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। द रीजन इज क्योंकि अभी आपको ना तो ओवरलोडिंग पता है, ना इनहेरिटेंस पता, नहीं ओवरराइडिंग पता है। तो फिर अभी खाली मैं यस नो के आंसर आप याद कर सकते हो, लेकिन इंटरनल रीजन क्या है वो आप पता नहीं कर सकते, और अपने को कोई चीज याद करनी नहीं है, एक एक चीज अपन फील करेंगे। तो फिर ये 3 पॉइंट आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट है वेरार्ग के रिगार्डिंग, जब अपन ये चीजें डिस्कस करेंगे, और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जस्ट एक दो टॉपिक अपने एक दो दिन में खत्म होने के बाद अपन सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरी एंटायर जावा का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। और जैसे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें आएगी, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, और जैसे अपन इनको डिस्कस कर रहे होंगे अपन वापस से थोड़ा वेरार्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे वहां पे, राइट। सो फिलहाल के लिए दैट्स द थिंग रिगार्डिंग वेरार्ग मेथड। बट अभी मैं इस टॉपिक पे ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, क्योंकि अच्छे लेवल पे क्वेश्चन ये होगा ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग के रिगार्डिंग। तो जब अपन ये भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यू कैन गिव, आई विल गिव द गारंटी कि हाँ अब किसी भी स्टेज पे आप रिप्रेजेंट करो, वेरार्ग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, राइट। सो फिलहाल अपन आगे चलते, अभी अपन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग अपना डिस्कशन पॉइंट नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत जो वेरार्ग के पॉइंट बचे हैं वो भी अपन छोड़ते हैं यहाँ पे, और वहां पे डिस्कस करेंगे अपन। जस्ट नेक्स्ट अभी जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक पूरे जावा की बात करें तो भी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो, दैट इज व्हाट, क्यों देख सकते हो मैं आपको बताता हूं। टॉपिक है अपना मेन मेथड, राइट। अभी आपने देखा होगा कितने प्रोग्राम अपन ने लिखे, पिछले 2-3 दिनों से अपन जावा के प्रोग्राम लिख रहे हैं। जैसे अपने को चला के देखना था कि इंस्टेंस वेरिएबल का बिहेवियर क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल का बिहेवियर क्या होता है, तो अपन ने प्रोग्राम लिख के चला के देखा है, राइट। इवन कल अपने को वेरार्ग का बिहेवियर देखना था, तब भी अपन ने प्रोग्राम लिख के चला के देखा है। एक चीज हमेशा आपने कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी प्रोग्राम लिखे ना, एक मेथड है जो हमेशा अपन लिखते आए हैं, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव अपने पास अभी तक तो नहीं है। कौन सी मेथड? मेन मेथड। आप देखो कोई सा भी प्रोग्राम अपन ने लिखा, अपन ने क्या लिखा है? मेन मेथड लिखा है, राइट। तो पता इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब अगर आप इस स्टेज पे किसी से पूछोगे मेन मेथड क्या होती है, तो बस आंसर एक ही आएगा, हर एक जावा का प्रोग्राम चलने के लिए अपने को क्या चाहिए? मेन मेथड। अब वेदर ये सही है या गलत है, अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट एक लाइन का आंसर बाहर आएगा कि व्हाट इज मेन मेथड। जावा का हर एक प्रोग्राम चलने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट है किसकी? मेन मेथड की। बट एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी अपन जब ये डिस्कशन खत्म करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जस्ट एक लाइन की चीज नहीं है। एक्चुअली आप चाहो तो अपने इंटरव्यू को एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा खाली मेन मेथड पे चला सकते हो, राइट। ये इतना पावरफुल है। लेकिन कोई अगला आपसे क्वेश्चन तब करेगा जब आप थोड़ा उसको उस वे में ले जाओगे। अगर आपने सिंपल इस तरीके से आंसर किया, व्हाट इज मेन मेथड सर, टू एग्जीक्यूट एवरी जावा प्रोग्राम वी रिक्वायर मेन मेथड, तो फिर मुझे लगता है सारे इस तरीके से आंसर देते हैं, वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला। बट नाउ आपको आंसर कैसे करने की रिक्वायरमेंट है अपन देखते हैं, और ये भी अपन जस्टिफाई करते हैं कि क्या ये सही है जो लोग बोलते हैं कि हर एक जावा का प्रोग्राम चलने के लिए मेन मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखते हैं अपन ऐसा है नहीं है, अगर है तो इसके पीछे रीजन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर। सबसे पहले मैं इस पे आता हूं, एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको दिख रहा होगा ये मेन मेथड है, अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, और उसके बाद ये स्ट्रिंग एरे, ARGS। अब क्या मतलब होता है कि एक पार्ट का अपन देखते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस होती है मेन मेथड के अपन देखते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ देखना, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है। रीजन इज क्योंकि हर एक जावा प्रोग्राम में आप ये लिखोगे, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है ये लिखने के पीछे इंटेंशन क्या है, राइट। तो आपके पास फुल प्रूफ उसका आंसर होना चाहिए। तो आपको आंसर किस तरीके से देना है उसका डिस्कशन अपन अभी करते हैं। तो पहले मैं यहां पे एक लिखता हूं इस तरीके से, पब्लिक, ये जो सिंटेक्स है मैं यहां पे लिखता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS,
राइट। अब आराम से देखना, ऑटोमेटिक हर एक जावा का प्रोग्राम जब अपन चला रहे हैं, कभी अपन मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं अभी तक नहीं। हमेशा जब भी आपका प्रोग्राम चल रहा है मेन मेथड ऑटोमेटिक चलता है। देखो जैसे अपने को ऐड मेथड को चलाना था, तो अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसको कॉल करने की। अपन ने कॉल किया तब ये मेथड चली है। अगर आप ये लाइन नंबर 6 हटा दोगे ना, तो ये ऐड मेथड नहीं चलने वाली, क्योंकि लाइन नंबर 6 हटा दोगे मतलब अपन ऐड मेथड को क्या नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, और कॉल नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपने मेन मेथड को कॉल किया? नहीं, लेकिन फिर भी मेन मेथड ऑटोमेटिक चल गया। इवन अगर आप देखोगे आपने कॉल नहीं किया फिर भी ये लाइन नंबर 5 चलने वाला, लाइन नंबर 6 चलने वाला है, लाइन नंबर 5 और 6 चलने वाला, मतलब क्या चलने वाली है, मेन मेथड। तो मेन मेथड को तो अपन ने कॉल किया ही नहीं, तो मेन को तो कॉल करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बाकी वाली मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये पार्शियलिटी क्यों, राइट, इसके पीछे क्या रीजन है? तो फिर इसका आंसर लोग देते हैं कि मेन मेथड को कौन चलाता है, जेवीएम, राइट। बाय डिफॉल्ट कौन चलाएगा, कौन कॉल करता है, जेवीएम। जेवीएम मतलब जो आपके जावा के प्रोग्राम को चलाता है, वो बाय डिफॉल्ट मेन मेथड को चलाने वाला है, उसको आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट देन अगला मेरा क्वेश्चन ये है, जेवीएम मेन मेथड को क्यों चलाता है, ऐड को क्यों नहीं चलाता, राइट। एंड क्वेश्चन मेरा अगला फिर यहां से ये बन सकता है कि क्या फिक्स है, क्या मेथड का नाम मेन ही होना चाहिए, क्या मैं मेरा नाम नहीं लग सकता क्या मेन की जगह, राइट। तो जब तक आप इसको याद करते जाओगे कि मेन होता है हमेशा चाहिए, तो किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं। अभी मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा मेन के बारे में, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं होगा। आपके पास छोड़िए, आप इवन किसी से पूछना और आपको पता चलेगा क्या आंसर आते हैं। हर एक 15-20 क्वेश्चन का आंसर एक ही है, मेन मेथड चाहिए, राइट। अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे बहुत इजीली, पहले मैं इसको एक स्टोरी से रिलेट करता हूँ। सो मुझे लगता है कि कुछ 3-4 जो क्वेश्चन है मेन के रिगार्डिंग, वो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलने वाले। तो जस्ट थोड़ा अपन एक स्टोरी से इसको रिलेट करते हैं। सपोज करिए एक काम करते हैं अपन, सपोज जैसे मान लो कि किसी दिन मान लो आपके डैड के पास एक कॉल आया, उनका कोई दूर का फ्रेंड है जो मान लो सपोज करो आपके घर पे आना चाह रहा है, मतलब आपके सिटी में उसको कोई काम होगा और वो आपके घर पे स्टे करने के लिए आने वाला है, फाइन। तो सपोज आपके डैड के पास कॉल आया कि वो एयरपोर्ट पे आने वाला है इतने बजे और उसको पिक करना है, क्योंकि अभी वो आपके घर के बारे में नहीं जानता कि आपका घर कहाँ पे है या व्हाटएवर, राइट। तो क्या होगा, सपोज करो कि आपके डैड बिजी थे, उन्होंने आपको बोला कि भाई मेरा एक फ्रेंड आने वाला है जो कि एयरपोर्ट पे इतने बजे की उसकी फ्लाइट है, तो फिर वहां पे तुम्हें जाना है, उनको पिक करना है, उनको घर तक लाना है, राइट। ये मान लो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, फाइन। इमीडिएटली सपोज ऑब्वियसली न तो आपने कभी उनको देखा है ना उन्होंने कभी आपको देखा है, तो अगला क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को बोला कि ऐसे एक पर्सन को जाना है और एयरपोर्ट से लेके आना है, मैं अगला क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं कैसे पहचानने वाला हूँ, राइट। मुझे कैसे पता चलेगा किसको लेके आना, क्योंकि मैं तो आज तक मिला ही नहीं और नहीं सामने वाला मेरे से मिला है, राइट। तो ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग चलो डैड ने बोला चलो एक सेकंड, उन्होंने कॉल किया अपने फ्रेंड को और उनसे कुछ डिटेल ली। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा रहूंगा, राइट, जो भी कोई लोकेशन होगी वो उन्होंने बता दी कि एयरपोर्ट के इस जगह पे मैं खड़ा रहूंगा। और ड्रेसअप के रिगार्डिंग सपोज करो मैंने लेट्स से ब्लैक कलर की जींस पहन रखे, राइट, एंड देन लेट्स से व्हाइट टी शर्ट डाल रखा है, एंड सपोज करो एक रेड कलर की कैप डाल रखी है, राइट। सपोज ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया कि इस पॉइंट पे मैं खड़ा होऊंगा और ये मेरा डिस्क्रिप्शन, मैंने ऐसा कुछ ड्रेसिंग कर रखा है जिससे वो पहचान सकता है मेरे को, राइट। तो चलो ठीक है, उसके बाद जो भी टाइम था उस शेड्यूल टाइम पे लेट्स से मैं एयरपोर्ट गया। अब एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इमीडिएटली मैं उन बहुत सारे लोग में जो मेरी आईज है वो किसको ढूंढ रही है, ब्लैक कलर के जींस, व्हाइट कलर का टी शर्ट और रेड कलर की कैप मेरे को कहां पे दिख रही है, राइट। बाकी ऑब्वियसली आसपास मेरे पास बहुत सारे लोग निकलने वाले पास से, लेकिन मेरा ध्यान पिन पॉइंटेड एक ही जगह पे है कि ऐसा कोई पर्सन कहां पे। सपोज लेट्स से मीनवाइल मैं ये कर रहा था, मतलब मैं ढूंढ रहा था कि कोई ब्लैक कलर की जींस, व्हाइट कलर का टी शर्ट या रेड कलर की कैप का कोई कैंडिडेट वहां पे है या नहीं। मीनवाइल मान लो मेरा फ्रेंड वहां पे मेरे को मिला, उसने पूछा यहाँ क्या कर रहा है, राइट। मैंने बोला एक्चुअली मैं किसी ब्लैक कलर के जींस, व्हाइट कलर के टी शर्ट और रेड कलर का कैप जिसने पहन रखा है ना, ऐसे किसी पर्सन को ढूंढ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या करने वाला मेरा फ्रेंड मेरे से, ऐसा क्या है, ऐसा क्या उस पर्सन में, उसी को क्यों ढूंढ रहा है जिसने ब्लैक कलर की जींस पहन रखी, व्हाइट कलर का टी शर्ट और रेड कलर की कैप। मैं क्या बोलूंगा, मेरे को नहीं पता यार, मेरे डैड ने बोला मेरे को कि ऐसा कोई पर्सन है उसको लेके घर तक आना है, राइट। तो मैं यहाँ पे आया हूँ उसके लिए, अब इसलिए मैं उसी पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने ऐसा ऐसा कुछ कर रखा है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत आराम से अब देखना आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है, यहां पे आप मेरे को मानो एक्चुअली क्या, जेवीएम, राइट। और जिस पर्सन ने ये ब्लैक कलर का जींस, व्हाइट कलर का टी शर्ट और रेड कलर की कैप पहन रखी है ना, उस पर्सन को आप मानो मेन, राइट। अब आराम से देखना, सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं ब्लैक कलर की जींस, व्हाइट कलर का टी शर्ट और रेड कलर के कैप के पर्सन को ही क्यों ढूंढ रहा हूं,
क्योंकि मेरे को डैड ने ऐसा बोला है, मतलब मेरे को मेरे ओनर ने ऐसा बोला है कि ये करना है, राइट। तो अब इसको रिलेट करते हैं, जेवीएम हमेशा मेन मेथड को क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि जेवीएम एक्चुअल में क्या एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है इंस्ट्रक्शन, जो उसका ओनर होता है। जैसे अपने को एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि ऐसा ऐसा जिसने ड्रेस कर रखा है उसको लेके आना, सेम जेवीएम को भी इंस्ट्रक्शन मिला है। अब जेवीएम का ओनर कौन है, जिसकी जावा है। किसकी जावा है, अभी करंटली ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंडर में। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जैसे जेवीएम डेवलप किया है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल रखा है कि भाई तू जैसे ही चले तेरे को किसको ढूंढना है, मेन को। तो जेवीएम क्या पूछेगा, भाई मैं कैसे पहचानूंगा मेन कौन सा है, वहां पे तो बहुत सारी मेथड होगी। तो जावा इसको क्या, ओरेकल वाले इसको क्या बोलेंगे, भाई तू देखना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, जैसे तेरे को ऐसी लाइन दिखे तेरे को उसको चलाना है, राइट। तो जैसे जेवीएम चलता नहीं, बाकी किसी को देखता ही नहीं है, ये पिन पॉइंटेड ऐसा कहां पे दिख रहा है वही देखता है। अब अगर रीजन पूछोगे तो क्या है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन ऐसे मिले हुए, राइट। तो सिंपल, अगर अब आपसे पूछा जाए जेवीएम हमेशा मेन मेथड को क्यों ढूंढ रहा है, दैट्स प्रीटी सिंपल। जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है और उसमें इंस्ट्रक्शन डाल रखे कि जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तेरे को इस तरीके की मेथड को ढूंढना है, इसीलिए हमेशा किसको ढूंढता है, मेन मेथड को। अब क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, देखो क्वेश्चन आराम से सुनना, क्या मैं जेवीएम से चेंज करवा सकता हूं कि भाई मेन की जगह CSD मेथड को ढूंढने लगा, क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं कि भाई मेन मत ढूंढ CSD ढूंढ। अगर मेरे को ऐसा करना हो तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मेरे को ऐसा करना है कि भाई ब्लैक कलर की जींस नहीं, व्हाइट कलर की जींस ब्लैक कलर की टी-शर्ट को ढूंढना है, तो क्या होगा। सपोज मान लो कि डैड का फोन आ जाए मेरे पास वहां पे कि भाई पहले क्या हुआ, उन्होंने गलत बोल दिया था एक्चुअली क्या है, एक्चुअली व्हाइट जींस है और ब्लैक टी-शर्ट है, पिछली बार गलत इंफॉर्मेशन थी। तो अब मैं क्या करूंगा, अपडेट हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगा, किसको ढूंढने लगूंगा, जिसकी व्हाइट जींस है और ब्लैक टी-शर्ट है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मैंने चेंज कर दिया ये, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन चेंज हो चुके हैं, राइट। तो सवाल ये है, क्या मेन की जगह कल को ऐसा हो सकता है कि जेवीएम CSD मेथड को ढूंढने लगे, हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, किसके, जेवीएम के। अब कौन कर सकता है इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन कौन चेंज कर सकता है, डैड कर सकते हैं, राइट। तो इनके जेवीएम के इंस्ट्रक्शन कौन चेंज कर सकता है, ओरेकल कर सकता है, जो उसका ओनर है, राइट। तो सवाल अगर ये पूछा जाए क्या मेन मेथड का नाम चेंज हो सकता है, तो आंसर हमेशा क्या देंगे लोग क्या देंगे आंसर इसको, नो, नहीं हो सकता। बट आंसर आपको ये देना है, यस हो सकता है, बट उसके लिए अपने को जेवीएम के अंदर के इंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसको इंस्ट्रक्शन को चेंज करने को बोलते हैं या बिहेवियर को चेंज करने को बोलते हैं कस्टमाइज करना। तो आप एक लाइन में ये बोल सकते हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को जेवीएम को कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट, जो कि अपने पावर में नहीं है। बट ओरेकल अगर चाहे तो अगले वर्जन में ये बोल दे कि भाई मेन नहीं, कौन सा मेथड को ढूंढेगा, ये CSD मेथड को ढूंढेगा। हो सकता है अभी 1.18 वर्जन चल रहा है जावा का, 1.19 वर्जन जैसे वो रिलीज करे वो इंस्ट्रक्शन चेंज करके बोल दे कि अगली बार से किसको ढूंढने लगेगा, CSD मेथड को। दैट इज दैट सिंपल। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो चुका है कि ये मेन ही होता है, क्योंकि एक और ये डाउट जनरेट होने का रीजन ये होता है कि जैसे आप सी का प्रोग्राम आपने चलाया होगा अगर, तो सी में भी कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। फिर सी से आपने C++ देखी होगी, वहां पे भी मेन करके फंक्शन होता है। फिर C++ से आप जावा में आए होंगे तो यहाँ पर भी मेन करके मेथड होती है। तो दिमाग में एक चीज बैठती है, मेन कुछ ना कुछ है जिसको हमेशा यही करना पड़ता है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। वो डिपेंड करता है आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। बट मैंने बोला ना एक्चुअली रियल टाइम इंडस्ट्री में जब भी नाम देंगे तो कैसा नाम देंगे, जिससे कोई सेंस निकले। तो मेन, सबने नाम मेन ही क्यों दे रखा है, सेंस ये निकलता है कि मेन बोलने का मतलब दिस इज द मेन एरिया जहां से कुछ होने वाला है या जो ऑटोमेटिक कुछ होने वाला जिसके साथ, बस ये इंडिकेशन जाता है, इसीलिए नाम इन्होंने क्या रख रखा है, मेन। बट देन अगर चाहे तो नाम बहुत इजीली चेंज हो सकता है, जिसके पास इसकी कमांड है, राइट, वो कल को इसको चेंज कर सकता है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो मुझे लगता है इस स्टोरी से 2 क्वेश्चन के आंसर आपके पास है। पहला, जेवीएम हमेशा मेन मेथड को क्यों ढूंढता है, इंस्ट्रक्शन ऐसे सेट हो रखे, क्योंकि जेवीएम सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसे सेट हो रखे। दूसरा, क्या मेन मेथड का नाम चेंज हो सकता है, यस हो सकता है, बट उसके लिए जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को अपने को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो 2 क्वेश्चन है आपके। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, देखो चलो इसी स्टोरी से रिलेट करना। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जैसे ये मेन मेथड का सिंटेक्स है, पहले क्या लिखा हुआ है, पब्लिक, फिर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक, फिर क्या लिखा हुआ है, वॉइड, फिर क्या लिखा हुआ है, मेन, और उसके बाद ये ब्रैकेट बन के स्ट्रिंग एरे ARGS ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सवाल मेरा ये है, ये सिंटेक्स जो है क्या मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूं, या ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ भी चेंज अपन कर नहीं सकते इसमें। मेन मेथड के सिंटेक्स में कुछ चेंज कर सकता है नहीं, बहुत ही सिंपल है, जैसे आराम से देखना। इसका आंसर भी मैं यहां से रिलेट करना बताता हूं। सपोज करो जैसे मान लो आपको इंस्ट्रक्शन ये मिले थे
राइट, कि ऐसे पर्सन को लाना है जिसने ब्लैक कलर का जींस पहन रखा है, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा है और रेड कलर की कैप लगा रखी है, राइट। अब सपोज करो, मान लो मैं एयरपोर्ट पे हूं और मेरे को ऐसा पर्सन मिल गया जिसने ब्लैक कलर की जींस डाल रखी है, व्हाइट कलर का टी शर्ट है, रेड कलर की कैप है, बट सपोज करो कैप उसने हाथ में ले रखी, सर पे नहीं लगा रखी, तो क्या करूंगा मैं? क्या मैं फोन करके पूछने वाला हूँ कि भाई मेरे को मिल तो गया लेकिन कैप उसने सर पे नहीं लगा रखी है, हाथ में ले रखी है, ऐसा करूंगा तो रेस्पॉन्स क्या होगा? खाली बड़ा हो गया, दिमाग बड़ा नहीं हुआ अभी तक, है ना? मतलब कैसा कुछ मेरे मेरे उसमें आ गया, कैसा हुई क्या? तो सपोज ऑब्वियसली मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि दैट इज बियरेबल, थोड़ा सा चेंज है कि हाँ चलो ठीक है कैप सर पे नहीं है हाथ में, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन तो वही है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मेन मेथड के रिगार्डिंग, बहुत ही स्ट्रिक्ट सिंटेक्स होता है, लेकिन फिर भी अपन उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, राइट। अब क्या चेंज कर सकते हैं वो मैं बताता हूं, और अगर ये चेंज आपको पता करने हैं तो आपको इंटरनल बिहेवियर पता होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। बाकी आप पूछ के देखना, इवन इवन जो 10-15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको आप पूछ के देखना कि भाई क्या मेन मेथड में कुछ चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर ही होगा नहीं नहीं ये ऑटोमेटिक जीवीएम चला था, इसमें कुछ भी चेंज अपन नहीं कर सकते, राइट। बट एक्चुअली में आप कर सकते हो, क्या चेंजेस आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूं, और ये सारी चीजें आप रिलेट करोगे, फील करोगे। एंड ऑब्जर्व हियर, जैसे मैं वापस यहाँ पे लिखता हूं और फिर अपन यहाँ पे रिलेट करने की ट्राई करते हैं। वापस में लिखता हूं, क्या है सिंटेक्स? पब्लिक, हाँ, स्टैटिक, वॉइड, मेन, एंड देन स्ट्रिंग एरे args, राइट, ऐसा कुछ लिख रखा है। ओके फाइन, नाउ आराम से देखना यहाँ पे। पहली बात, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले कोई भी मेथड हो ना उसका आपको देखना है रिटर्न टाइप। अभी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका रिटर्न टाइप के रिगार्डिंग। अगर मेथड कुछ रिटर्न करता है, जैसे मान लो मेथड 10 रिटर्न कर रहा होता, तो 10 कौन से टाइप का है? इंट, तो रिटर्न टाइप अपन क्या लिखते हैं? इंट। अगर ये मेथड सीएसडी रिटर्न कर रहा होता, सीएसडी कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग, तो रिटर्न टाइप अपन क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग। तो जैसी वैल्यू रिटर्न होती है उसका टाइप रिटर्न टाइप में लिखा जाता है। अब कब रिटर्न करनी है वैल्यू एंड ऑल ये अपन बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैं आपको बोल रहा रिटर्न टाइप क्या होता है। ऑल अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा कोई मेथड, तो रिटर्न टाइप क्या लगाना पड़ेगा? वॉइड। कल ही मैंने आपको बताया था जावा में हर एक मेथड का कंपलसरी क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप। ऐसा कोई मेथड हो ही नहीं सकता जिसके पास क्या नहीं हो? रिटर्न टाइप नहीं हो, राइट। या तो कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसका टाइप होगा रिटर्न टाइप में, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या होगा? वॉइड, बट कंपलसरी रिटर्न टाइप होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई मेथड दिखे ना, आपको उसके रिटर्न टाइप पे नजर डालनी, ये है रिटर्न टाइप जो वॉइड है, राइट। अब आपको क्या करना है? रिटर्न टाइप से आगे जितनी भी चीजें लिखी गई है, भली वो 2, 3 कितनी भी लिखी गई, जैसे यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 2। कौन कौन सा? पब्लिक एंड स्टैटिक। रिटर्न टाइप से आगे जितनी भी चीजें लिखी जाती है उनको बोलते हैं मॉडिफायर्स। एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसके जस्ट बाद, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और उसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। वहां पे मैं आपको बताऊंगा जावा में टोटल 12 मॉडिफायर्स होते हैं, एक एक अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ नाम तो आपको पता चल गए होंगे, जैसे देखो पब्लिक, स्टैटिक, राइट। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मान लो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फाइनल, स्टेटअपी, वोलेटाइल, सिंक्रोनाइज्ड, राइट। देयर आर लॉट ऑफ मॉडिफायर्स, टोटल 12 मॉडिफायर्स आर देयर। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, अपन एक एक मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अपना डिस्कशन पॉइंट मॉडिफायर नहीं है, अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं रिटर्न टाइप के आगे जितने भी लिखा जाता है वो क्या होता है? मॉडिफायर, राइट। और रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? नेम। तो मेथड का नेम क्या है? मेन। रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में मेथड का नाम, रिटर्न टाइप के जस्ट पहले क्या लिखा जाता है? मॉडिफायर, राइट। और उसके बाद जो भी ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। चलो अब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। अब देखो क्या क्या चेंज मेन मेथड पे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग देखो आपको इंटरनली क्या पता होना चाहिए वो सुनना आराम से। जो मॉडिफायर्स होते हैं ना, अपन जब पूरे 12 मॉडिफायर पढ़ेंगे ना तब भी आप एक ही बात रियलाइज करने वाले हो, और वो ये कि मॉडिफायर का काम होता है इंडिकेशन देना। मॉडिफायर हमेशा क्या देता है? इंडिकेशन देता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये स्टैटिक मॉडिफायर क्या इंडिकेशन देता है, ये तो चलो आप पढ़ चुके हो ना। स्टैटिक मॉडिफायर से क्या इंडिकेशन मिलता है? इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करवा सकते हैं। किसके साथ? क्लास के नाम पे करवा सकते हैं, डायरेक्ट करवा सकते हैं। स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो स्टैटिक क्या इंडिकेशन देता है? बिना रेफरेंस वेरिएबल के इसको क्या करवा सकते हैं? कॉल करवा सकते हैं। अगर इंस्टेंस होता तो क्या होता? कंपलसरी रेफरेंस वेरिएबल के साथ कॉल करवाना पड़ता। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, जस्ट मॉडिफायर सारे के सारे खाली इंडिकेशन देते, तो क्या अगर मैं स्टैटिक को पहले लिखता, पब्लिक को बाद में लिखता, सपोज करो, समझ, स्टैटिक को पहले लिखता और पब्लिक को बाद में लिखता, तो क्या स्टैटिक की वजह से इंडिकेशन चेंज हो जाता? क्या नहीं,
स्टैटिक आते हैं, इंडिकेशन क्या है? क्लास के नाम पे क्या कर सकते हो आप? एक्सेस कर सकते हो। तो भले स्टैटिक को बाद में लिखो तब भी यही इंडिकेशन देगा कि भाई इसको किस पे एक्सेस कर सकते हैं? क्लास के नाम पे। पहले लिखोगे तब भी यही इंडिकेशन देगा कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्लास के नाम पे। तो कोई पहले बाद में लिखने से इंडिकेशन तो बदलने वाला है नहीं, राइट? जैसे अभी पब्लिक का आपको नहीं पता, लेकिन मैं बताऊं पब्लिक मतलब क्या होता है? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पहले पब्लिक लिखूंगा इसका मतलब भी क्या है? कहीं से एक्सेस कर सकते हो। बाद में पब्लिक लिखूंगा इसका मतलब भी क्या है? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर दो इंडिकेशन आ रहे हैं। स्टैटिक मतलब क्लास के नाम पे कर सकते हो, पब्लिक मतलब कहीं से भी कर सकते हो। पहले लिखूंगा तब कहीं से भी कर सकते हो, क्लास के नाम पे कर सकते हो। बात तो वही है। इंडिकेशन कितने मिल रहे हैं? दो, राइट? तो इसीलिए इवन मैं मेन मेथड की बात नहीं बता रहा हूं, मेन मेथड पढ़ रहे इसलिए मैं बता रहा हूं, मॉडिफायर के ऑर्डर का कभी कोई लेना देना होता नहीं। मॉडिफायर का ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो 3-4 मॉडिफायर है, आप तीनों के ऑर्डर को कैसे भी लिख सकते हो। किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि मॉडिफायर का जस्ट रोल होता है इंडिकेशन देना। तो वो जाने वाला इंडिकेशन भले आप पहले लिखो या बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? तो इसका मतलब पहला चेंज क्या कर सकते हैं मेन मेथड में? पब्लिक स्टैटिक की जगह में क्या लिख सकता हूं? स्टैटिक पब्लिक लिख सकता हूं। जैसे ऑब्जर्व करना, चलो एक एक बात हम प्रैक्टिकली भी करते जाते हैं। ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। यहाँ पे चलो अभी मैं ये सब कुछ हटा रहा हूं, अपने को खाली मेन मेथड से मतलब है। ये वेरार्ग में हटा रहा हूं। ये रही अपनी मेन मेथड, और इसके अंदर मैं एक चीज प्रिंट करवाता हूं। लेट्स से मैं प्रिंट करवाता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लेट्स सपोज क्या प्रिंट करवाता हूं? मेन। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ऑब्वियसली आपको पता बाय डिफॉल्ट मेन मेथड चलती है, और मेन मेथड चलेगी तो अंदर आके क्या प्रिंट हो जाएगा? मेन। तो अगर इसको चलाओगे तो मेन आउटपुट आने वाला है, इसमें मेरे को कोई डाउट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी ओपन द टर्मिनल। चलते वहां पे जहां पे अपना प्रोग्राम सेव है, दैट इज डेस्कटॉप, राइट? तो अपन डेस्कटॉप पे चलते हैं जहां पे ये प्रोग्राम सेव है, सीडी एंड देन डेस्कटॉप। यहाँ पे कंपाइल करते जावा सी, प्रोग्राम का नाम test.java, तो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद जावा और अपनी क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या ले रखा अपन ने? टेस्ट। जैसे ही चलाओगे आउटपुट क्या आ रहा है? मेन, राइट? प्रॉपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस। ना इवन देखना, इवन में इस पब्लिक स्टैटिक की जगह अगर मैं स्टैटिक पब्लिक कर दूं, देखो स्टैटिक, और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिख रहा हूं? पब्लिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी आउटपुट वही आने वाला। देखो कंपाइल, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं इसको रन करने जाऊंगा, आउटपुट इज व्हाट? मेन। तो इसका मतलब पहला चेंज क्या कर सकते हो मेन पे? आप मॉडिफायर को उल्टा कर सकते हो। मतलब पहले किसको लिख रहे हो, बाद में किसको लिख रहे हो? मॉडिफायर में कभी इसका फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मॉडिफायर खाली क्या काम में आते हैं? इंडिकेशन देने के काम में आते हैं कि इससे होने क्या वाला है, राइट? तो पहला चेंज। दूसरा चेंज मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको दूसरा चेंज यहां पे देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपको दिख रहा है, क्या लिख रखा अपन ने? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रिंग एरे ARGS, राइट? आराम से देखना। देखो ये मैं इसको एरे क्यों पढ़ रहा हूं? ये जो ऐसा लिख रखा ना स्क्रिप्ट, इसकी वजह से मैं इसको पढ़ रहा हूं एरे। अभी अपन ने एरे टॉपिक डिस्कस किया नहीं है, अपन करेंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका कि आपको जितना पता है एरे के बारे में वो सब टाइम पास है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा एरे क्या होता है, कम से कम अपन 9-10 घंटे डिस्कस करेंगे एरे पे। तो अभी के लिए ये अपना इंटेंशन नहीं एरे नॉल। जब एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये एरे लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या? स्ट्रिंग एरे ARGS, राइट? तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, मतलब आप चाहो तो ये ऐसे लिखोगे तब भी वैलिड है, मतलब इधर स्पेस देके ये जो है वो ARGS के साथ लिख सकते हो, या फिर इवन आप ऐसा कर सकते हो स्ट्रिंग ARGS और उसके बाद आप ये लगा सकते हो, राइट? या फिर आप इसके बीच में कोई स्पेस मत दो तब भी वैलिड है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये जो स्ट्रिंग एरे ARGS है ना, ये एक्चुअल में एरे की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एरे की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखोगे तब भी इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग तरीके का एरे। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग तरीके का एरे। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग तरीके का एरे। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ऑब्जर्व करना। ये पहला आपने ऐसे लिख रखा ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो ARGS पीछे ये चला के देखते हैं आउटपुट में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। ऑब्जर्व, देखो बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेन मेथड पे कितने चेंज हो सकते हैं, ताकि पता चले
आप कितना क्यूरियोसिटी के साथ चीजों को देखते हो, एक्चुअली कितना इंटरनली आपको पता है, या फिर आपको वही पता है कि खाली मेन चाहिए। जस्ट ऑब्जर्व देखो, अभी भी कोई रिजल्ट में चेंज हुआ नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है एरे, तो एरे के रूल्स के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आप जो भी एरे के साथ करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ऑब्जर्व करना, तीसरा चेंज मैं आपको बताता हूं, अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी खाली जस्ट इधर डिस्कस करते हैं अपन, एक एक पॉइंट में आपको डिक्टेट करने वाला, डोंट वरी। अभी यहाँ पे बात करते हैं अपन वापस से, दूसरा चेंज हो गया एरे की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तीसरा चेंज देखते हैं। देखो मान लो, आराम से देखना, आप मेरे को बताना, मान लो मैंने ऐसे लिखा होता स्ट्रिंग एक्स, क्या मतलब होता है ये स्ट्रिंग, क्या आपका डेटा टाइप, क्लास मतलब क्या है डेटा टाइप, और एक्स क्या आपका वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे स्ट्रिंग एरे, और क्या लिख रखा आपने ARGS, स्ट्रिंग एरे ARGS। व्हाट इज स्ट्रिंग एरे? डेटा टाइप, राइट। खाली पहले ये नॉर्मल स्ट्रिंग था, अब ये क्या हो चुका है स्ट्रिंग एरे। नॉर्मल स्ट्रिंग मतलब एक वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग एरे मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। तो यहां पे देखोगे स्ट्रिंग एरे क्या है डेटा टाइप, ARGS क्या है वेरिएबल, राइट। एक्स क्या है वेरिएबल, ARGS क्या है वेरिएबल। तो ARGS किसका नाम है? वेरिएबल का नाम। किसी का भी नाम देखो, रिलेट करो, रिलेट करो, किसी का भी नाम जावा में क्या होता है, पहले दिन का सेशन आइडेंटिफायर, राइट। तो आइडेंटिफायर का नाम क्या क्या लेना चाहिए अपने को, अपन ने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे, कितने 6 रूल थे, 6 रूल के अकॉर्डिंग आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ARGS दो, क्योंकि अपने को पता एक्चुअली है क्या वेरिएबल। जब ये वेरिएबल ही है तो वेरिएबल के नाम में तो कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या होता है आइडेंटिफायर। रिस्ट्रिक्शन एक ही होता है कि अपने को आइडेंटिफायर के रूल्स ध्यान में रखने, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे ARGS की जगह मैं मेरा नाम लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं बिल्कुल। लेट्स से मैं मेरा नाम लिखता हूं क्या CST। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार देखते, चला के देखते क्या कुछ रिजल्ट चेंज होता है या नहीं, क्या अभी भी रिजल्ट सेम आता है। आप कंपाइल करोगे, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। आप रन करोगे, अगेन द आउटपुट इज व्हाट मेन, राइट। तो इसका मतलब ये थर्ड चेंज आप कर सकते हो, अगर आपको पता है कि ये ARGS क्या है ऑल, तो आप ये तीसरा चेंज कर सकते हो, राइट। तो ARGS क्या एक्चुअल में आपका वेरिएबल, किसी का भी नाम क्या होता है आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर को आप उन 6 रूल के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो। दैट इज द नंबर थर्ड चेंज जो आप मेन मेथड के सिंटैक्स में कर सकते हो। फोर्थ चेंज देखो, सुनना बहुत आराम से मेरे को, देखो एक एक चीज में रिलेट कर रहा हूं। अभी आपको पता चलेगा कि पहले दिन मैंने मेन मेथड से सेशन स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले दिन में मेन मेथड से सेशन स्टार्ट करता तो फिर आपको आइडेंटिफायर नहीं पता होता, तो यहाँ पे रिलेट करने में अपने को दिक्कत होती। अगर मैं पहले स्टैटिक नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं चलता स्टैटिक की वजह से क्या इंडिकेशन जाने वाला है, वहां पे आपको दिक्कत होती। अब देखो मैं एक चीज और बताता हूं, कल अपन ने क्या डिस्कस किया था, कल अपन ने क्या डिस्कस किया था वेरार्ग। क्या होता है वेरार्ग? वेरार्ग पैरामीटर का मतलब क्या होता है, उस तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट वो ले सकता है। एरे का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने लिख रखा है स्ट्रिंग एरे, एरे का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ये ले सकता है, स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। क्योंकि एरे क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मैंने आपको बताया, एरे मतलब क्या होता है मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करना, राइट। तो स्ट्रिंग एरे मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है, मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे 3 डॉट लगा दूं 1 2 3, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। अभी भी इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग तरीके के कितनी भी वैल्यू ये ले सकता है। पहले भी इसका मतलब क्या था, स्ट्रिंग तरीके के कितने भी वैल्यू। एंड इवन अगर आप कल का सेशन फॉलो करोगे, इंटरनली क्या करता है आपका जावा, जब भी वेरार्ग होता है एरे बनाता है, एरे को पास करवाता है। तो अभी भी इंटरनली बन क्या रहा है, एरे ही बन रहा है। तो इसका मतलब एरे की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे वेरार्ग आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। दैट इज चेंज नंबर 4। अब इसीलिए मैं वेरार्ग के बाद आपको एरे पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज ये पॉइंट आप फील नहीं कर पाते, राइट। तो नाउ यहाँ पे वेरार्ग आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हो, दैट इज द फोर्थ वन, राइट। अगर आप प्रॉपर फील कर लो, वेरार्ग का मतलब कल क्या था, कितने आर्ग्यूमेंट, इस तरीके कितने भी आर्ग्यूमेंट, एरे का मतलब भी कितने भी आर्ग्यूमेंट, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, देयर इज नो इशू एट ऑल, राइट। फोर्थ चेंज, 4 चेंज हो गए। एक 5वां चेंज बता रहा हूं, अब बहुत ही हायर लेवल का चेंज बता रहा हूं। एक चीज आप 100% मान के चलिए, जिसमें हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ओरेकल सर्टिफिकेशन, उस पे एक क्वेश्चन मेन मेथड के रिगार्डिंग 100% आने वाला है, और वो क्वेश्चन मेन मेथड के चेंजेस पे ही आने वाला है, राइट। ताकि क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा ना, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, लोग इसको टिपिकल मांगते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि सीधा क्वेश्चन अगर आपको मैं ये पूछूं भाई मेन क्या काम करता है, हमेशा जेवीएम चलाता, अगर ये ऑप्शन है तो कितने लोग सही करने वाले हैं, 100 में से 100 लोग सही करने वाला है उसको, तो फिर इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये वेरार्ग और एरे में चेंज कर सकता है या नहीं, तो 100 में से कितने लोग बता पाएंगे,
जितने कम लोग बताते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन सीधे नहीं होंगे, दिक्कत ये है। तो मेरे हिसाब से जिसको आप डिफिकल्ट और इजी की कैटेगरी में डालते हो, एक्चुअली डिफिकल्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि बड़ी कंपनी का इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है या ये सर्टिफिकेशन एग्जाम डिफिकल्ट होता है, वो डिफिकल्ट नहीं है। बस सिंपल सी बात ये है कि वो सीधे क्वेश्चन नहीं करने वाला आपसे, बस दैट्स द थिंग। इजी मतलब सिंपल सिंपल सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट में पूछो आपसे ओवरलोडिंग क्या होती है, एक लाइन में जो आंसर देना वो आपने दे दिया। एक में आपसे थोड़ा घुमा के पूछो और आप वही आंसर 6-7 पॉइंट के साथ दे रहे हो, दैट इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस होता है। तो आप जितना ज्यादा इंटरनली फील करने जाओगे उतना ही आपको चीजें इजी लगती रहेगी और उतना ही आप ये इजीली बोल सकते हो कि अब डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो, राइट। जस्ट चलो 5वां पॉइंट अपन फिगर आउट करते हैं, 5वां पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन आपको सर्टिफिकेशन में देखने को मिलता है। एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, 5वां पॉइंट बताता हूँ, 4 पॉइंट क्लियर है, 5वां पॉइंट देखते हैं अपन। देखो आराम से देखना, पहले पूरी तरीके से पिन पॉइंटेड इधर अटेंशन रखना, लिखेंगे अपन एक पॉइंट को। देखो अभी मैंने क्या बोला, ये स्टैटिक और पब्लिक क्या है, थोड़ी देर पहले बोला, स्टैटिक और पब्लिक क्या है, मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन देना, राइट, इंडिकेशन देना, दैट इज द पर्पज ऑफ मॉडिफायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज और भी बोली है, टोटल जावा में कितने मॉडिफायर होते हैं, 12, राइट, विल डिस्कस। अभी 2 आपको दिख रहे होंगे, स्टैटिक और पब्लिक, बट टोटल होते कितने, 12। तो मैं आपको बताता हूं 3 और मॉडिफायर के नाम, अभी उनके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे वो करते क्या है, लेकिन मेन मेथड में उनका कुछ रोल है, इसलिए मैं आपको भी खाली नाम बता रहा हूं। एक मॉडिफायर होता कौन सा, फाइनल, एक मॉडिफायर होता कौन सा, सिंक्रोनाइज्ड, और एक मॉडिफायर होता आपका स्टेप। काम क्या होता है अभी मेरा डिस्कशन उस पर है ही नहीं, अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं 3 मॉडिफायर होते हैं, फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड स्टेप। तो फिर क्यों बता रहा हूं जब मेरे को यहाँ पे काम इनका बताना ही नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए मेन मेथड पे कितने मॉडिफायर लग सकते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा वो सुनना। बाकी फाइनल काम क्या करता है, सिंक्रोनाइज काम क्या करता है, स्टेप काम क्या करता है, बाद में देखेंगे अपन। आंसर उसका होगा टोटल 5 मॉडिफायर अपन अप्लाई कर सकते हैं। 2 तो आपको दिख रहे होंगे, कौन सा, स्टैटिक एंड पब्लिक। इसके अलावा 3 मॉडिफायर आप और अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सा, फाइनल, सिंक्रोनाइज और स्टेप। तो अगर इन तीनों को भी मैं अप्लाई कर देता हूं, टोटल कितने मॉडिफायर हो जाएंगे, 5। और अगेन ये क्वेश्चन मेरे से मत करना कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि 5 मॉडिफायर होंगे, 5 का मतलब क्या है, इंडिकेशन देना, राइट। तो भले किसी भी ऑर्डर में लिखो, बात वही है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ये आपके सामने मेन मेथड है ना, मैं इसको चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, ये 3 मॉडिफायर में इस पे और लगाता हूं, और आप देखना इसकी वजह से कोई इंपैक्ट आता है या नहीं, क्या ये चलता है प्रोग्राम या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं फाइनल, ऑर्डर कुछ भी लिखो, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सिंक्रोनाइज स्टेप, राइट, ओके, ऑब्जेक्ट हियर। यहां पे मैंने इस तरीके से लिखा, आराम से लिखना। इस मेन मेथड को मैं चलाता हूं, अभी भी आउटपुट वही आने वाला है, बाय डिफॉल्ट जेवीएम इसको चलाएगा, एंड देन जो भी आपका मेन आ रहा था वो मेन अभी भी आने वाला। देखो कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, रन करोगे अभी भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, मेन, राइट। इसका मतलब इन 3 मॉडिफायर को भी लगा सकते हो। ये खाली 5 चेंज मैंने जो आपको बताए हैं, यही आप मेन मेथड पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने छठा कुछ भी चेंज करने की ट्राई की तो डेफिनेटली आपके पास क्या आने वाली है, एरर, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो मैंने सिंक्रोनाइज हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कितने मॉडिफायर है, 5। बाद में मैंने कितने बताया आपको, फाइनल, सिंक्रोनाइज, स्टेप। उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो खाली फाइनल को करो, आप चाहो तो खाली स्टेप को करो, आप चाहो तो खाली सिंक्रोनाइज को करो, आप चाहो तो किन्हीं 2 को करो, आप चाहो तो इन तीनों को करो, देयर इज नो इशू, राइट। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब फाइनल कुछ इंडिकेशन दे रहा है, स्टेप कुछ इंडिकेशन दे रहा है, अगर आपको वो इंडिकेशन दिलवाना है तो डिपेंड करेगा कि आप उसको लिखना है या नहीं। अभी वो कौन सा इंडिकेशन देते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी वो आपको समझ में नहीं आने वाला, वो बाद में करेंगे अपन बात। देखो अभी भी मैं अगर इसको चलाऊं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन, राइट। नाउ आराम से देखना, अब ऑब्जर्व करना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे मैंने इसको भी हटा दिया, मैंने इवन इसको भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैं पब्लिक हटा दूं देन देयर इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि स्टैटिक और पब्लिक में से किसी को हटा सकते हो। स्टैटिक और पब्लिक की वजह से कितने इंडिकेशन मिलते हैं, 2, वो मस्ट एंड मैंडेटरी है मेन के लिए, वो 2 इंडिकेशन इसको चाहिए ही सही। अगर वो 2 इंडिकेशन आप हटा दोगे तो दिक्कत होने वाली है। बाकी के 3 इंडिकेशन जो कि आप किससे दे सकते हो, फाइनल, सिंक्रोनाइज, स्टेप पे, वो डिसीजन आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट है आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, नहीं है तो आप उनको हटा सकते हो, राइट। जैसे देखो जैसे ही पब्लिक
हटाओगे क्या होगा, चलो क्या होगा बोलो। देखो मैं कंपाइल करता हूं आराम से, एक और पॉइंट और एक सबसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बताने जा रहा हूं आपको। देखो ऑब्जर्व करना, मैं इसको कंपाइल करता हूं, देखो कोई एरर नहीं आने वाली कंपाइल करते टाइम। अभी तक जितनी भी एरर का नाम लिया हमेशा एरर कहां पे आ रही थी, कंपाइल करते टाइम, राइट। लेकिन अब की बार अगर आप देखोगे, जैसे मान लो मैं इसको चलाओ तो कोई एरर नहीं आने वाली, दैट इज फाइन। लेकिन अब जैसे ही रन करने जाओगे, इसको रन करने जाओगे तो जेवीएम के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन सेट हो रखा है भाई, तेरे को ढूंढना है किसको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ऐसे किसी मेथड को ढूंढना है। अब जेवीएम ढूंढने जाएगा तो क्या इसको टेस्ट क्लास के अंदर ऐसी कोई मेथड मिलेगी, नहीं, क्योंकि उसका पब्लिक हट चुका है, तो जेवीएम को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, फिक्स जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको फॉलो करने वाला है। जैसे नहीं मिलेगी, जेवीएम बोलेगा मेरे को क्या नहीं मिली, मेन मेथड नहीं मिली। देखो ये एरर देने वाला है, ये देखो ये आपको बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, ये बोल रहा है टेस्ट क्लास में मेरे को मेन मेथड नहीं मिली। इवन ये आपको बोल रहा है प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, आप मेन मेथड को ऐसे डिफाइन करिए, कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ये आपको बता रहा है आप मेन मेथड को इस तरीके से डिफाइन करिए, राइट। तो यहां पे एक और मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेन मेथड के रिगार्डिंग। अगर जो मेन मेथड का आप कितने चेंज कर सकते हो, 5 चेंज, अगर उन 5 के अलावा कोई छठा चेंज किया तो किसको प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, दो चीजें जावा में, कंपाइलर और जेवीएम। प्रॉब्लम किसको है, जेवीएम को, क्योंकि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए। कंपाइलर के लिए तो ये जैसे ऐड मेथड है वैसे ही मेन मेथड, कोई स्पेशल नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को। लेकिन जैसे छठा चेंज करोगे, प्रॉब्लम किसको है, मेन में प्रॉब्लम किसको, एक्चुअली जेवीएम को, क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट है कि तेरे को ये चलानी है, उसको नहीं मिलेगा तो एरर कब आने वाली है, जब प्रोग्राम आपका चलेगा तब एरर आने वाली। कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन जब चलाओगे तब जेवीएम को मेन मेथड चाहिएगी, नहीं मिलेगी तो वो क्या देगा, एरर। देखो बहुत आराम से देखना, जैसे इवन मैंने स्टैटिक हटाया, पब्लिक रखा, किसको प्रॉब्लम है, जेवीएम को, कंपाइलर को नहीं है। कंपाइलर इसको कैसे मानेगा, नॉर्मल मेथड, तो क्या नॉर्मल मेथड इंस्टेंस नहीं हो सकती, हो सकती है, क्योंकि मेथड दो तरीके के, इंस्टेंस और स्टैटिक। तो कंपाइलर के लिए तो नॉर्मल मेथड है, कंपाइलर बोलेगा नॉर्मल मेथड क्या हो सकती है, इंस्टेंस हो सकती है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप यहाँ पे स्टैटिक लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। तो कंपाइलर बोलेगा मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन जैसे चलेगा जेवीएम को क्या चाहिए, मेन मेथड, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो एरर देगा, राइट। तो दैट इज अ सीन। तो मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होती है, जेवीएम के लिए, कंपाइलर के लिए नहीं। तो मेन मेथड में जो चेंज आपको नहीं करना है, अगर वो चेंज करोगे तो एरर कौन देगा आपको, जेवीएम देगा, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। अगर मान लो मैं वॉइड, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको चला के देखोगे ना तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कंपाइलेशन मैं चला के बता देता हूं आपको, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रन करोगे प्रॉब्लम है, किसको, जेवीएम को। उसने वापस से एरर दे दी कि मेरे को क्या नहीं मिला, मेन मेथड नहीं मिला, या मिला तो वो कैसा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो वापस से डिफाइन करो, क्या लगाओ, स्टैटिक लगाओ, राइट। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आप समझना चीज को। जैसे मैंने मान लो वॉइड हटा दिया, आप मेरे को बताना है ना, मैंने मान लो वॉइड हटा दिया, मैंने क्या हटाया, वॉइड, चलो क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा या फिर जेवीएम एरर देगा। मैंने आपको एक चीज बोली, क्या जावा में हर एक मेथड का क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप नहीं है तो क्या होगा, एरर आएगी। तो ये सब मेथड के लिए एक रूल है, क्या, कि हर एक मेथड का क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। तो मेन मेथड भी कोई अलग नहीं है कंपाइलर के लिए, तो मेन मेथड का भी कंपाइलर क्या चेक करने वाला है कि एटलीस्ट इसका क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। क्योंकि कंपाइलर जो सारे मेथड पे चेक करता है वो किस पे करेगा, मेन पे भी करेगा, कोई स्पेशल नहीं करने वाला, राइट। तो जैसे रिटर्न टाइप सारे मेथड पे चेक करेगा, इवन आपने कोई नया ऐड मेथड लिखा है उसका भी रिटर्न टाइप नहीं, तो कंपाइलर क्या देने वाला है, एरर देने वाला है। तो मेन मेथड का मान लो आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखा, तो ये प्रॉब्लम है किसको, कंपाइलर को, क्योंकि हर एक मेथड का क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए। तो देखो अब की बार आप इसको कंपाइल करोगे तो क्या बोल रहा है, ये रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, कौन बोल रहा है, कंपाइलर। कंपाइल करते टाइम एरर आ रही है। तो ध्यान रखना, मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूं, जो कंपाइलर सारी मेथड के लिए करता है वो किसके लिए करेगा, मेन के लिए, कोई स्पेशल नहीं है। मेन किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए। तो देखो जैसे जैसे आपने ऐड मेथड लिखी होती, अगर ऐड मेथड आपकी स्टैटिक नहीं होती सपोज करो, तो क्या जेवीएम आपको एरर देता कि ऐड मेथड स्टैटिक नहीं है, नहीं देता। क्यों, क्योंकि ऐड मेथड स्टैटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो जेवीएम के लिए भी स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर मेन मेथड स्टैटिक नहीं है तो जेवीएम आपको एरर देने वाला है। क्यों, क्योंकि मेन मेथड जेवीएम के लिए क्या है, स्पेशल मेथड। तो उसमें अगर कोई चेंज जो आप नहीं कर सकते, वैसा कुछ चेंज आपने किया तो फिर आपके लिए क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल मेथड है, जेवीएम के लिए।
नाउ कंपाइलर के लिए नहीं है, राइट। अब मैं आपको किसी ने डाउट पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। डोंट वरी, अभी के लिए मैं जितना बता रहा हूं ना आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि अभी मैं आपको उसको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या डिफरेंस है ये पता करने के लिए अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कम से कम 5-6 दिन डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या बोलते हैं एक्चुअली, एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, रन टाइम एरर को। तो वहां पे अपन बोलेंगे कि रन टाइम एरर क्या होता है और कौन ज्यादा क्रिटिकल होता है, रन टाइम एरर क्रिटिकल होता है या कंपाइल टाइम एरर क्रिटिकल होता है। अभी तो मैं आपको कंपाइल टाइम एरर रन टाइम एरर के बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा हूं, मैं खाली एक चीज के बारे में कमेंट कर रहा हूं, मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए। तो अगर मेन मेथड में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन एरर देगा, जेवीएम एरर देगा, राइट। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कौन एरर देगा, कंपाइलर। नॉर्मल मतलब जो किसी भी मेथड में हो सकती है, बाकी कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करने वाला कंपाइलर मेन मेथड को, राइट। अभी बस खाली इतना ध्यान रखें, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है विल डिस्कस लेटर। अभी मैं आपको एक चीज और बोलूं तो अगर कंपाइल करते टाइम कोई एरर आ रही है उसको अपन बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर, प्रोग्राम रन करते टाइम कोई एरर आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर को टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, राइट। विल डिस्कस इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आपको डाउट था आपको? ओके, बिल्कुल। अभी जैसे किसी का डाउट है कि पहली बात तो ये कि जावा में अपन 2 मेन मेथड नहीं बना सकते, तो पहले बात तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि गलत है, आप जावा में 2 मेन मेथड बना सकते हो, राइट। तो अभी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा अगर आपने किया कि 2 से ज्यादा मेन मेथड रखने के ट्राई किए ऑल तो क्या होने वाला उस केस में, राइट। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मीनवाइल देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ओरेकल सर्टिफिकेशन में वो मैं आपको बताता हूं और आप मेरे को आंसर करना, राइट। चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए जनरेट करता हूं, आप मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर करना एंड देन राइट जस्ट मैं नीचे कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपसे। बहुत आराम से आप मेरे को बताना क्या कुछ होने वाला है। ओके चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इन हाउ मेनी स्टेटमेंट विल गेट द चलो ऊपर जितने भी स्टेटमेंट अपन ने लिख रखे, कितने स्टेटमेंट लिख रखे, 6 मैंने अलग अलग मेन मेथड बना रखे आपके लिए। आप मेरे को ये बताओ इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने कितने स्टेटमेंट अपने को ये देने वाले, कितने स्टेटमेंट में कंपाइलर अपने को एरर देने वाला। फास्ट इन द चैट सेक्शन ईच एंड एवरीवन, कितने में कंपाइलर अपने को एरर देने वाला है फास्ट। चलो यहां पर भी इवन मैं चेंज कर देता हूं, वॉइड नहीं ना, वॉइड लगा लेता हूं। चलो अब देखो कितने में कंपाइलर अपने को एरर देने वाला है। अभी जो 6 स्टेटमेंट है वापस से आंसर करें, कितने स्टेटमेंट में कंपाइलर अपने को एरर देने वाला है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा मैंने, इन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स कंपाइलर विल गिव द एरर। ओके
चलो अगर यहाँ पे अपन बात करें, देखो मैंने आपको बोला है कंपाइलर के लिए मेन मेथड स्पेशल नहीं होता है, खाली जो नॉर्मल मेथड है ये। तो नॉर्मल मेथड के क्या रूल्स होते हैं? एक तो रिटर्न टाइप कंपलसरी होना चाहिए, देख लो क्या सारी मेन में रिटर्न टाइप है? सब में वॉइड लगा रखा है, राइट। बाकी नेम जो दे रखा है, क्या प्रॉपर आपने आइडेंटिफायर के 6 रूल सेटिस्फाई कर रखे? यस। यहां पर भी आपने प्रॉपर आइडेंटिफायर के 6 रूल सेटिस्फाई कर रखे? यस। कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। किसी एक में भी कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कितने में कंपाइलर कंपाइलर एरर देने वाला है? 0, राइट। ये आंसर है। अब एक्चुअली पता है यहाँ पे लोग अगर आंसर देंगे ना, तो मुझे तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर देंगे 6 कि 6 के 6 में एरर है, क्योंकि उनको लगता है मेन मेथड क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे यार, और उसके अलावा कुछ भी किया तो क्या आने वाली है? एरर। अब पहली बात तो ये नहीं पता कि मेन मेथड पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, दूसरी बार ये नहीं पता कि कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में फर्क क्या होता है, तीसरी बात ये नहीं पता कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशली ट्रीट होता है, कंपाइलर के लिए या जेवीएम के लिए, राइट। इसकी वजह से ये आंसर यहाँ पे गलत होकर लोग 6 करते हैं, एक्चुअल आंसर इसका 0, राइट। तो नाउ ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो ओरेकल सर्टिफिकेशन का। और एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करता हूं, चलो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट अप करता हूं, इन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स जेवीएम विल गिव द एरर? चलो ये मेरे को बताओ कितने स्टेटमेंट में, ऊपर लिखो कितने स्टेटमेंट में आपको जेवीएम एरर देने वाला है? देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको पकड़ते अपन, आपको खाली ये देखना है 5 चेंज जो मैंने बोले वो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छठा चेंज कुछ भी किया तो प्रॉब्लम है किसको? जेवीएम को, राइट। इसमें देखो फाइनल सिंक्रोनाइज स्टेप पे लगा सकते हो, यस। बाकी तो कुछ किया ही नहीं है, सब सेम ही है, तो पहले वाला में तो कोई एरर है नहीं जेवीएम की तरफ से। सेकंड वाले में फाइनल सिंक्रोनाइज स्टेप पे लगा सकते हो, यस। लेकिन मैंने आपको बोला है फाइनल सिंक्रोनाइज स्टेप पे तो लगा सकते हो, लेकिन कंपलसरी 2 तो लगाना ही है। कौन सा? पब्लिक एंड स्टैटिक। तो दूसरे वाले में क्या नहीं है? स्टैटिक नहीं है, और स्टैटिक नहीं है तो क्या देने वाला है? एरर। स्टैटिक आप नहीं हटा सकते। तीसरे वाला पकड़ते, देखो पब्लिक स्टैटिक 2 है, बाकी सिंक्रोनाइज तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन नाम सही है, स्ट्रिंग एरे एडजस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज फाइन, इसमें कोई एरर देने वाला है नहीं जेवीएम तीसरे वाले में। चौथे वाला पकड़ोगे, पब्लिक स्टैटिक है, स्टेप पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड मेन ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट, क्या मैंने कभी आपको ऐसा बोला कि आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर सकते हो? नहीं। 5 चेंज में कभी मैंने ऐसा बोला स्ट्रिंग को आप एंटर कर सकते हो? नहीं। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली यहां पर भी? एरर। ओके, पांचवा देखते हैं। पांचवे में आपको पता जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जेवीएम कैसा मेन सर्च करेगा? MAIN, सारा कैसा होना चाहिए? लोअर केस में। यहां पे M क्या है? अपर केस। क्या मैंने कभी आपको ऐसा बोला कि M मेन का नाम चेंज कर सकते हो? नहीं। उसके लिए क्या बदलना पड़ेगा? जेवीएम के अंदर के इंस्ट्रक्शन बदलने पड़ेंगे। क्या आपने जेवीएम के अंदर के इंस्ट्रक्शन बदले हैं? नहीं। तो फिर क्या नाम मेन की जगह ऐसा मेन हो सकता है? नहीं। क्या आने वाली है? एरर। अगले वाला अगर आप देखोगे, देखो स्टैटिक है, पब्लिक है, चलो ये तो ठीक है, सिंक्रोनाइज तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन का नाम वही है, प्रॉपर स्ट्रिंग एरे ही हो रहा है। ये क्या है? वेरिएबल का नाम। मैंने बोला इसको आप चेंज कर सकते हो, किसके अकॉर्डिंग? आइडेंटिफायर के 6 रूल के अकॉर्डिंग। देख लो ये वैलिड है या नहीं, आइडेंटिफायर के 6 रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है, और वैलिड है तो क्या होने वाला है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने में रन टाइम एरर आने वाली है, जेवीएम एरर देने वाला है? 3। कितने में कंपाइल टाइम एरर आने वाली है? 0, राइट। दैट इज द परफेक्ट आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट। लेट मी नो अगर किसी को डाउट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। या कंपाइलर मेथड में क्या देखेगा? मेथड का सिंटेक्स देखता है। जैसे सिंटेक्स मतलब क्या हो गया कि सपोज जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा है, मान लो आपने लिखा है पब्लिक, देखना आराम से ना, स्टैटिक वॉइड एड, मान लो आपने ये लिख रखा है, और यहाँ पे मान लो को ले रहा है इंट एक्स, ये मान लो आपका एक मेथड है। कंपाइलर इसमें क्या देखेगा? सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? पब्लिक का पी छोटा होता है, यू छोटा होता है, ये सिंटेक्स है, क्योंकि पब्लिक क्या है? मॉडिफायर है। अगर आपने मान लो पी कैपिटल कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, क्योंकि इस नाम का कोई मॉडिफायर है ही नहीं, राइट। स्टैटिक का ये होता है, अगर इसमें आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ऐसा कुछ है नहीं। वॉइड का ये होता, मान लो वी कैपिटल कर लिया, कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। या फिर वॉइड की जगह वॉइड आपने लिखा ही नहीं, रिटर्न टाइप लिखा ही नहीं, तब भी कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि मेथड का क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए। उसके बाद आपने मेथड का क्या लिख रखा है? नाम। नाम में आपको आइडेंटिफायर के 6 रूल सेटिस्फाई करने हैं। तो अगर आपने 6 रूल के अलावा मान लो नाम ऐसे लिख रखा होता 9A, तो आपको पता डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आने वाली है? एरर। आगे अंदर आपने इंट लिख रखा है, इंट का आई स्मॉल है, अगर मान लो आपने आई कैपिटल कर लिया, कुछ भी कैपिटल कर लिया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कंपाइलर एरर देने वाला है। ये एक्स क्या है? आइडेंटिफायर का नाम, अगर इसको आपने आइडेंटिफायर के रूल सेटिस्फाई नहीं करवाए, यहाँ पर भी क्या आने वाली है?
एरर आने वाली है। तो ये सारे चीजें जो सिंटेक्स के रिगार्डिंग है कि वेदर वो मॉडिफायर है या नहीं है, वेदर वो आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है या नहीं, ये सारी चीजें कौन चेक करता है? कंपाइलर, राइट। तो सिंटेक्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती है ना, वो कौन चेक करता है? आपका कंपाइलर। अभी तक जेवीएम का काम तो अपने एक ही जगह पे पड़ा है, किसमें? मेन मेथड में, राइट। और उसमें क्या करोगे? मान लो पब्लिक है, उसको पूरा हटा ही दिया, स्टैटिक है, उसको पूरा हटा ही दिया, तब जाके कौन एरर देता है? जेवीएम। जो 5 चेंज अपन ने बताया उसके अलावा छठा चेंज करोगे तो कौन एरर देगा? जेवीएम, राइट। बाकी अभी तक जेवीएम का कुछ रोल आया ही नहीं है। एक्चुअल में आएगा इसका रोल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वहां पे बहुत सारी जगह पे जेवीएम एरर देता है। अब कहां पे देता है, कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, वो अपन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को डाउट यहाँ पे? लेट मी नो फास्ट, कुछ भी डाउट हो किसी को? चलो एक काम करो, पहले लिख लो कुछ, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जस्ट राइट इट डाउन फास्ट। लिखिए इसके अंदर मेन मेथड एंड कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये जेवीएम जो एरर देता है उसको रन टाइम एरर ही बोलते हैं सलोनी। रन टाइम एरर क्या होता है? जब प्रोग्राम चलता है तब एरर आती है। प्रोग्राम को कौन चलाता है जावा का? जेवीएम। तो अगर जेवीएम ने कोई एरर दी तो वो कहां पे आएगी? प्रोग्राम चलते टाइम। और चलते टाइम जो आएगी उसको क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर, राइट। तो ऑब्वियसली जेवीएम जो एरर देता है ना, उसको रन टाइम एरर ही बोलते हैं टेक्निकली। और टेक्निकली आपको बोलना तो क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। विल डिस्कस इन एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, JVM is a software, and under JVM there are instructions, and under JVM there are instructions to search for the main method, that's why JVM search for main method. JVM is a software, and under JVM there are instructions to search for main method, and that's why JVM search for main method. Second point, we can change name of main method. But for this, customization of JVM will be required. For this, customization of JVM will be required. We can change name of main method, but for this, customization of JVM will be required. Number third, although main method syntax is very strict, but still we can perform some changes over main method. Still we can perform some changes over main method. राइट, ओके। सो एक काम करते हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन पाइथन का टाइम हो गया, तो अपन जो भी बचा हुआ उसको अपन कल लिखेंगे पहले, और उसके बाद अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो अभी बहुत सारे पॉइंट है जिसका आंसर मैं आपसे मांगूंगा, तो अभी भी आपके पास आंसर नहीं होगा। देखो जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट है अभी जिसका आंसर आपके पास नहीं है। अभी देखो अपन ने कितने पॉइंट्स फिगर आउट किए। अभी खाली एक लाइन अपने को नहीं बोलनी कि मेन मेथड जावा के प्रोग्राम चलाने के लिए हमेशा चाहिए। अभी अपने पास इतने पॉइंट है, क्या कुछ कर सकते हैं ऑल। बट अभी भी मैं आपको देखो कितने क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, जैसे किसी ने डाउट भी किया था, क्या एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा अगर एक से ज्यादा मेन मेथड हुई तो? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला है पब्लिक और स्टैटिक क्या अपन मेन मेथड से हटा सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब पब्लिक अपने को रखना पड़ेगा, स्टैटिक अपने को रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं जो अपन चेंज नहीं कर सकते। तो सवाल ये है ऐसा पब्लिक क्या इंडिकेशन देता है, ऐसा स्टैटिक क्या इंडिकेशन देता है, और उसको हटाने से क्या इंपैक्ट आ सकता है। राइट, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगेन वही, इनहेरिटेंस क्या मेन मेथड का पॉसिबल होता है या नहीं। तीसरा,
चौथा, जो लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं कि हमेशा प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है, मेन मेथड से, क्या ऐसा है? अभी जस्ट मैं आपको आंसर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। इवन फर्स्ट ओडीएस सेकंड पोजीशन पे भी मेन नहीं चलता, राइट। विल डिस्कस कि एक्चुअल में जब ऐसा नहीं होता तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से चलना स्टार्ट होता है, और मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि प्रोग्राम जावा का मेन मेथड से चलना स्टार्ट नहीं होता है, राइट। विल डिस्कस, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन अगेन सुपर इंपॉर्टेंट अपने लिए, जहां पे अपन ये सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि नाउ यू नो अबाउट मेन मेथड, जो दुनिया किसी लेवल के इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन इससे बाहर बनेगा नहीं, राइट। सो नाउ दैट्स अ सीन। मिलते अपन कल जावा के सेशन के रिगार्डिंग। मीनवाइल जस्ट टेक 5 मिनट ब्रेक एंड कंटिन्यू करते अपन पाइथन के साथ।